हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। आज है हमारा डे नंबर 7। आज से हम शुरू करने वाले हैं हमारे इंडियन इको का चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आज है इसका रहेगा वन शॉट मैराथन एंड एज यू ऑल नो कि हमारी पूरी वन शॉट सीरीज चल रही है जिसमें 20 डेज में तुम्हारा पूरा सिलेबस अकाउंट्स इको बिजनेस का हो जाएगा समाप्त यहाँ इस चैनल पे। सो जल्दी से जाके चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो एंड कॉमेंट सेक्शन में जाके डे नंबर 7 तुम्हारा नाम एंड आज की प्रेजेंट लग जानी चाहिए। ये जो है चैप्टर में तुम्हें करवाने वाली हूँ अपने शॉर्ट नोट्स से। तुम लोग मेरे नोट्स का सबसे ज्यादा डिमांड करते हो इंडियन इको का, तो फिर उन्हीं नोट से मैं ये पूरा लेक्चर तुम्हें यहाँ पे करवाने वाली हूँ। डिटेल में सारा कुछ समझाऊंगी अपने शॉर्ट नोट से। जल्दी से लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहली चीज जो हमें इंडियन इको में समझनी है वो है हमारी स्टोरी लाइन। ठीक है, इंडियन इको के जो पहले 3 चैप्टर हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3, इन तीनों में एक हमारी स्टोरी लाइन बनती है। इन तीनों चैप्टर्स में ना आपके ऑलमोस्ट सेम ही टॉपिक्स रहने वाले हैं। एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, फॉरेन ट्रेड है, 2-3 सेम ही टॉपिक्स हैं जो रिपीट होते हैं हमारी स्टोरी लाइन में। पूरी की पूरी स्टोरी लाइन है कैसे 1757 में हमारे देश में ब्रिटिशर्स आए थे। 1947 में वो इंडिया को छोड़ के गए थे। ऑलमोस्ट 200 साल ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर राज किया। तो ड्यूरिंग दिस 200 इयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल इंडिया में क्या कुछ हुआ वो हम पढ़ते हैं। अगेन 3-4 सेक्टर्स में ही पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर पढ़ते हैं, इंडस्ट्री पढ़ते हैं, फॉरेन ट्रेड पढ़ते हैं। ठीक है, अब ब्रिटिशर्स जब चले गए, जैसे ही ब्रिटिशर्स गए उस टाइम पे इंडिया में थी बहुत ही ज्यादा गरीबी। उस टाइम पे हम एकदम से जो है ना ये फोकस नहीं कर सकते थे कि बिजनेस बनाओ, जीडीपी बढ़ाओ, डेवलपमेंट करो, ये वो नहीं। उस टाइम पे मेजर फोकस था कि बस एक बार पहले गरीबी हटाओ। ठीक है ना, पहले तुम लोगों को रोटी कपड़ा मकान दे दो, उसके बाद जीडीपी बढ़ा लेना, उसके बाद मॉल मूवी ये सब दे देना। सबसे पहले गरीबी हटाओ, सबसे पहले लोगों को रोटी कपड़ा मकान दो। तो जो ये दूसरे वाला पीरियड था यहाँ पर मेरी सरकार का मेजर फोकस था कि लोगों को गरीबी से बाहर निकाला जाए। ठीक है, लेकिन ये जो टाइम पीरियड था इसमें डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी डेवलप नहीं हो रहा था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था। इसलिए 1991 में हमने फिर से अपनी पूरी की पूरी अप्रोच बदल दी। अब हमारा फोकस गरीबी से हटके कहां पर चला गया था, देश की डेवलपमेंट के ऊपर चला गया था। ठीक है ना, तो ये तीनों जो टाइम पीरियड्स हैं, इन तीनों ही टाइम पीरियड्स में काफी डिफरेंट चीजें हमारे देश में हुई, काफी डिफरेंट चीजें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फॉरेन ट्रेड इन सब में हुई। तो टॉपिक सेम है, टॉपिक सेम है तीनों में, टाइमलाइन अलग है, टाइम पीरियड अलग है। सो आई हाईली हाईली सजेस्ट कि जब तुम रिवाइज करोगे ना तो ना इन तीनों को चैप्टर्स को ना साथ रख के पढ़ना। ठीक है, अब मुझे देखो वन शॉट बनाना है तो मैं तीनों का साइमल्टेनियसली वन शॉट नहीं बना सकती, 3 अलग अलग बनाऊंगी। पर आई एम ऑल्सो प्लानिंग कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं 10 मिनट की हो चाहे तो, जिसमें मैं तीनों को साथ रख के तुम्हें समझाऊं, साथ रख के पढ़ाऊं, ताकि तुम्हें तीनों का एक साथ रट्टा मारना याद करना आसान हो जाए। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना डू यू वांट दैट वीडियो और नॉट। ठीक है, अभी के लिए चैप्टर 1 है तो चैप्टर 1 पे फोकस करेंगे। चैप्टर 1 शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ब्रिटिश रूल से पहले इंडियन इकोनॉमी कैसी थी। मैंने जो हमारे यहाँ पे नोट्स बनाए हैं ना ये पॉइंटर्स में बनाए हैं एंड शॉर्ट नोट्स हैं। ठीक है, ये डिटेल नोट्स नहीं है, डिटेल नोट्स भी चाहिए तो भी टेलीग्राम पे आपको मिलेंगे, पर ये जो नोट्स हैं शॉर्ट में है। जैसे कि प्रॉस्पेरस था, सेल्फ रिलायंट था, हैप्पी था इंडिया। ठीक है, तो मैंने कुछ डिटेल नहीं लिखी है। ठीक है, सो ये वाले जो मेरे इनफैक्ट नोट्स है बहुत ज्यादा हाई डिमांड में रहते हैं। सो दैट इज व्हाई आई हैव डिसाइडेड कि ऐसे ही नोट्स पूरे इंडियन इको के अब मैं बना के तुम्हें दूंगी। ठीक है, सो सबसे पहला पॉइंट मेरे पास यहाँ पे आता है, ब्रिटिश रूल से पहले इंडिया प्रॉस्पेरस था, सेल्फ रिलायंट था, हैप्पी था। इंडिया अपने ही देश के अंदर हमारा रोटी कपड़ा मकान चल रहा था, हम छोटे मोटे बिजनेस कर रहे थे, हैंडीक्राफ्ट था, अच्छा चल रहा था, खुश थे। हम किसी और पे डिपेंडेंट नहीं थे, हमारा जो भी था जैसे भी था अच्छा था, सोने की चिड़िया थी, पैसा भी था, प्रॉस्पेरस था। और अपने काम अपना पैसा खुद कमा के खुद खा पी के हम खुश थे, हमें दूसरों की जरूरत थी ही नहीं। हमारी जो एग्रीकल्चर में थी 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, 2/3 ऑफ पॉपुलेशन ब्रिटिशर के आने से पहले भी एग्रीकल्चर में ही थी। पर एग्रीकल्चर के अलावा इंडस्ट्री में हमारा क्या चलता था, चलते थे हमारे हैंडीक्राफ्ट। ये पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन बनता है, एमसीक्यू स्पेशली बन जाता है। हैंडीक्राफ्ट हमारे जो थे इंडिया के वो बहुत फेमस थे। हमारे कॉटन और सिल्क के कपड़े थे, मेटल एंड स्टोन का काम था, हाई क्वालिटी हमारा मटेरियल था, क्राफ्ट्समैनशिप थी, ये सब कुछ काफी ज्यादा भारत का फेमस था। एंड नॉट जस्ट इंडिया में, हम इसको बहुत ही ज्यादा एक्सपोर्ट करते थे और अच्छा खासा पैसा एक्सपोर्ट करके कमाते थे दुनिया भर में। ये सब हमारा फेमस था क्योंकि बहुत हाई क्वालिटी का ये सारा कुछ होता था। ठीक है,
पर फिर आ गए ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स कब आए? उन्होंने बैटल ऑफ प्लासी लड़ी 1757 में। किसके साथ लड़ी थी? रूलर ऑफ बंगाल के साथ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये बैटल लड़ी थी और फिर ऑब्वियसली बंगाल का रूलर हार गया, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई, विच इज वाई 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एंटर हो गई। टेक्निकली ये एक कंपनी थी जो इनिशियली शुरुआत में आई थी सिर्फ ट्रेड करने के लिए, व्यापार बिजनेस करने के लिए। फिर उनको पता चला कि भाई ये तो भाई सोने की चिड़िया है, यहाँ तो पैसा ही पैसा है, तो हमें यहाँ पर सिर्फ व्यापार नहीं करना, हमें यहाँ पर राज भी करना है। तो धीरे धीरे वो बहुत ज्यादा ट्रेड करने लगे। फिर वो पॉलिटिकली इन्वॉल्व हो गए। अब देखो, जो ज्यादा बड़ा बिजनेसमैन होता है उसकी सरकार के साथ तो साठगांठ होती है, सरकार के साथ उठना बैठना होता है। तो धीरे धीरे वो रूलर के साथ उठने बैठने लगे। फिर उन्होंने आर्मी लाके हमला ही कर दिया और हम पे राज ही करने लग गए 1757 ऑनवर्ड्स। ठीक है। तो अब जो ब्रिटिश रूल्स था, ब्रिटिशर्स थे, वो आए क्यों थे? उनका मेन पर्पस क्या था भारत में आने का? क्या उनका पर्पस ये था कि अरे इंडिया के लोग बड़े भोले हैं, चलो इनकी हेल्प करते हैं, चलो इनको और पैसा कमा के देते हैं? ऑब्वियसली नॉट, वो ऐसा नहीं था। उनका बिल्कुल भी पर्पस नहीं था कि वो इंडिया की कोई भी हेल्प करे। उनका पर्पस था प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ देयर ओन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। वो अपने खुद के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को आगे बढ़ाना चाहते थे, खुद पैसा कमाना चाहते थे। और इस पैसे को कमाने के लिए भारत के लोग मरते हैं तो मरें, गरीबी में जाते हैं तो जाएं, घर छूटता है तो छूटे, जो होता है हो, पर ब्रिटिशर का पैसा बनना चाहिए, ये उनका पर्पस था। कोई इंसानियत उनके अंदर नहीं थी। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इंडिया से रॉ मटेरियल लेकर गए वो लोग ब्रिटेन में, और ब्रिटेन से वो लोग फिनिश गुड्स लेकर आए इंडिया में। तो देखो, जहां पर भी फिनिश गुड बनाई जाएगी वहां पर लगेगी इंडस्ट्री। इंडस्ट्री जिस देश में ज्यादा होगी वो देश करेगा प्रॉस्पेरस, वो देश मतलब तरक्की करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आज की डेट में तुम सबको पता है चाइना में जो है इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है। तुम लोग सुनते होगे ना ग्रोइंग अप कि भैया चाइनीज माल तो ना ऐसा ही होता है, चाइनीज माल तो बहुत सस्ता होता है पर खराब हो जाता है। चाइनीज माल पूरी दुनिया भर में फेमस है। क्यों? क्योंकि चाइना ने अपनी फिनिश्ड गुड्स बनाई हैं, अपने देश में इंडस्ट्रीज लगाई हैं, विच इज वाई चाइना आज यूएस के टक्कर का बन रहा है ऑलमोस्ट। ठीक है। यूएस को जो है तगड़ी टक्कर दे रहा है आज की डेट में चाइना। व्हाट इज द मेन रीजन? उनकी इंडस्ट्रीज, उन्होंने इंडस्ट्री ग्रो करी। तो ब्रिटेन चाहता था कि वो अपने देश की इंडस्ट्री को ग्रो करे, और इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए उनको चाहिए था रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? रॉ मटेरियल आएगा भारत से। तो वो भारत से सारा रॉ मटेरियल लेकर जाते थे ब्रिटेन। ठीक है। अब ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज को ऑलमोस्ट फ्री में या बहुत ही सस्ता रॉ मटेरियल तो मिल रहा है ना। तो ब्रिटेन में लोगों ने इंडस्ट्री लगानी शुरू करी, बड़े बड़े बिजनेस खोले, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनाई, और उसके अंदर रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाने लगे। अरे अगर अब तुम सामान बना रहे हो, सामान कहीं बेचना भी तो पड़ेगा। तो सामान बेचते भी किसको थे? इंडिया को। तो उन्होंने इंडिया को एक तरीके से क्या कर लिया था? फीडर इकोनॉमी बना लिया था, अपनी फीडर इकोनॉमी। ठीक है, कि इंडिया जो है आपको रॉ मटेरियल भी फीड करती रहेगी और आपसे रॉ फिनिश गुड खरीदेगी भी। ठीक है। तो इंडिया फुल्ली ब्रिटेन पे डिपेंडेंट भी हो गई, और ब्रिटेन जो है हमारा, उसको पैसा भी मिल रहा है, उसको सामान भी मिल रहा है, रॉ मटेरियल भी मिल रहा है, उसकी इंडस्ट्री भी चल रही है। ठीक है ना। तो इंडियन इकोनॉमी बिकेम इम्पोर्टर। हम इम्पोर्टर बन गए, फिनिश गुड इम्पोर्ट कर रहे हैं। वेयर एज जो भी मशीनरी थी, इंडस्ट्री थी, फैक्ट्रीज थी, वो सब कहाँ डेवलप होने लगी? ब्रिटेन में, क्योंकि सामान बनाया कहाँ जा रहा था? ब्रिटेन में। ठीक है। तो इसकी वजह से जो भारत था वो पूरे तरीके से तबाह होता जा रहा था। भारत के हैंडीक्राफ्ट दुनिया भर में मशहूर थे। उन्होंने हमारे हैंडीक्राफ्ट तबाह ही कर दिए, हमारी हैंडीक्राफ्ट की इंडस्ट्रीज को तबाह कर दिया, बंद करा दिया, और अपने देश में इंडस्ट्रीज बनाने लगे थे। ठीक है। सो ये उनका मेन पर्पस था कि इंडिया में ना सब कुछ तबाह कर दो, इंडिया में ना सब कुछ खत्म कर दो। अगर इंडिया में सब कुछ खत्म हो गया, लोगों को जिंदा रहने के लिए सामान तो चाहिए, तो वो किसका सामान खरीदेंगे? ब्रिटिशर्स का खरीदेंगे। तो इंडिया का सब तबाह करके ब्रिटिशर्स अपना सामान बेचने लगे, विच इज वाई ब्रिटिशर्स अमीर होते चले गए, इंडिया गरीब होता चला गया। ठीक है। और यही मेन पर्पस था ब्रिटिश रूल का। ठीक है। इंडियन नेशनल इनकम क्या किसी ने कभी कैलकुलेट करने की कोशिश करी? आज की डेट में हर साल हम पढ़ते हैं हमारी नेशनल इनकम कितनी है, हमारी जीडीपी कितनी है।
उस टाइम पे कोई नहीं करता था। क्यों? क्योंकि सरकार करती है यार ये सारे काम। और उस टाइम पे सरकार किसकी थी? ब्रिटिशर्स की थी। क्या ब्रिटिशर्स को कोई भी लेना देना होगा कि इंडिया की जीडीपी कितनी, इंडिया की नेशनल इनकम कितनी? जी नहीं, ब्रिटिशर्स को कोई लेना देना नहीं था। तो ब्रिटिशर्स ने कभी कोई ट्राई ही नहीं किया ये चेक करने का कि इंडिया की जीडीपी कितनी है, इंडिया में लोग कितने अमीर हैं, गरीब हैं, कितनी इनकम कमा रहे हैं। कोई भी अब जैसे हर 10 साल में हमारा सेंसस ऑफ पॉपुलेशन होता है, ब्रिटिशर्स को इन सब से कोई लेना देना नहीं था। वो बस पैसे की मशीन बनाना चाहते थे हमें। तो ब्रिटिशर्स ने तो कोई अटेम्प्ट नहीं किया। इंडियन अटेम्प्ट करे गए। किस किस ने किया? दादा भाई नारोजी ने किया, विलियम डिग्बे ने किया, आरवी राव ने किया, आरसी देसाई ने किया। और इनमें से जो डॉक्टर वी के आरवी राव थे, इनका सबसे बेस्ट एस्टिमेट था। ये जो क्वेश्चन है ये एमसीक्यू में पूछा ही पूछा जाता है। मतलब मैं लिख के दे सकती हूँ, अगर तुम्हारे 5 सेट आएंगे तो 5 में से 1-2 सेट में ये एमसीक्यू पूछा जाएगा कि किसने ट्राई किया था नेशनल इनकम एस्टिमेट करने का, या फिर किसका सबसे बेस्ट एस्टिमेट था। बेस्ट था डॉक्टर राव का। किया किस किसने था? नारोजी, विलियम दिग्बे, आरवी राव, आरसी देसाई। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हमारे मेन काम पे, जो मैंने आपको बोला था कि 2-3 टॉपिक्स हम मेन पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फॉरेन ट्रेड। तो अब वहां से एक-एक करके वो टॉपिक्स अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेरे पास टॉपिक आता है इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पे क्या इफेक्ट हुआ था हमारे ब्रिटिश रूल का? ठीक है, तो इंडिया में बेटा आपको पता है 2/3 ऑफ जो हमारे पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी। मेजरली रूरल एरियाज ही थे, अर्बन एरियाज नहीं थे। मेजरली लोग गाँवों में रहते थे और अपना एग्रीकल्चर ही करते थे। ठीक है। लेकिन होता क्या था ना बेटा, भारत देश बहुत बड़ा था और हमारी पॉपुलेशन बहुत कम थी। हमारा देश बहुत बड़ा था, पॉपुलेशन बहुत कम थी। अ लॉट ऑफ लैंड, बहुत सारा लैंड एरिया ना खाली पड़ा रहता था। बहुत सारा लैंड एरिया खाली पड़ा रहता था। क्यों खाली पड़ा रहता था? तुमने आज भी देखा होगा, जो राजा महाराजा होते हैं, उनके इतने बड़े-बड़े महल होते थे। महल के बाहर इतना बड़ा-बड़ा एरिया खाली पड़ा रहता था। मतलब अगर तुम राजस्थान साइड जाओ, जयपुर वगैरह में, वहाँ पे आपको अलग-अलग किले देखने को मिलते हैं। आप देखना उन किलों का कितना एरिया खाली पड़ा है, आज भी खाली पड़ा है। ठीक है। तो राजा महाराजा क्या करते थे, ऐਵੇਂ खाली लैंड पड़ा है, राजा के नाम पे है, किसी प्रजा के नाम, किसी सैनिक के नाम पे, किसी के नाम पे, ठीक है, वो लैंड खाली पड़े रहते थे। ठीक है, वहां पे कोई एग्रीकल्चर नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। ब्रिटिशर्स ने क्या किया? ब्रिटिशर्स ने वो सारा लैंड अपने अंडर ले लिया, जितना भी खाली लैंड पड़ा था, जो या तो किसी के अंडर नहीं है, या फिर जहां पे कोई काम नहीं कर रहा है ना, या फिर किसी से छीन लिया लैंड, वो सारा लैंड ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर ले लिया। आज से उस लैंड के ओनर कौन है? ब्रिटिशर्स हैं। फिर क्या किया ब्रिटिशर्स ने? अब ये भाई खुद तो जाके खेती नहीं करेंगे वहां पे, इतनी तो इनकी जनसंख्या ही नहीं है ना। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया? वो सारा लैंड अपने अंडर लिया और उस लैंड पे अपॉइंट करे जमींदार। ब्रिटिशर्स ने सोचा कि इतनी सारी आबादी है इंडिया की, मैं सबको तो कंट्रोल कर नहीं सकता। ये कुछ एक गिने चुने अमीर लोग हैं, तो मैं इन अमीर लोगों के साथ ना साठगांठ करता हूँ। ब्रिटिशर्स ने पकड़े जमींदार और ब्रिटिशर्स ने वो सारा लैंड किसको दे दिया? जमींदार को दे दिया। जैसे मान लो ये एक पीस ऑफ लैंड है, खाली पड़ा है, ब्रिटिशर्स ने अपना कैप्चर किया, कैप्चर करके इसको लेट्स से मिस्टर राम के नाम पे ट्रांसफर कर दिया कि मिस्टर राम, आज से ये लैंड तुम्हारा है। एक ही शर्त भी है लेकिन तुम्हारा, क्यों? कि तुम्हें इस लैंड के बदले में हमें क्या देना पड़ेगा? रेंट देना पड़ेगा, तभी ये लैंड तुम्हारा होगा। मिस्टर राम कहते मैं कहाँ से रेंट दे दूं? तो ब्रिटिशर्स ने बोला एक काम करो, तुम इस लैंड को आगे रेंट पे दे दो। किसको रेंट पे दोगे? तुम इस लैंड को आगे रेंट पे दे दो गरीब लोगों को। तुम इस लैंड को रेंट पे दे दो गरीब लोगों को, और फिर उन गरीब लोगों को बोलो कि वो इस लैंड पे खेती बाड़ी करें। वो गरीब लोग खेती बाड़ी करके पैसा कमाएंगे, थोड़ा सा रेंट वो तुम्हें दे देंगे, तुम वो आके हमें दे देना। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया? लैंड ओनर्स को बोला कि हम ना तुम्हें लैंड ओनरशिप दे तो रहे हैं, पर हम छीन लेंगे सारे लैंड तुमसे अगर तुमने हमें पेमेंट नहीं करी तो तुम्हें हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। तुम्हें हमें क्या करना पड़ेगा? फिक्स अमाउंट देना पड़ेगा लगान का। जो रेंट मैं आपको बोल रही हूँ, उस रेंट रेंट का नाम क्या होता था? लगान। तुम्हें हमें हर महीने की एक फिक्स्ड तारीख पे लगान देना पड़ेगा, तभी वो लैंड तुम्हें मिलेगा, तभी वो लैंड तुम्हारा होगा, वरना लैंड छीन लेंगे। जमींदार ने क्या किया? जमींदार ने आगे उस लैंड को दिया रेंट पे, किसको? कल्टीवेशन और कल्टीवेशन करने के लिए, फार्मिंग करने के लिए, पुअर लैंडलेस फार्मर्स को। जमींदार ने वो लैंड किसको दिया? फार्मर्स को दिया। और फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया कि भैया तेरी खेती बाड़ी हो या ना हो, फसल हो या ना हो, मैं तो तेरे से फिक्स्ड जो है लगान वसूलूंगा ही वसूलूंगा।
वरना तुझे उठा के ले जाऊँगा, तेरे बच्चे उठा के ले जाऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, है ना? पर मैं हर महीने एक फिक्स्ड लगान तेरे से वसूलूँगा और वो जो लगान होता था बहुत हाई होता था और उनको बहुत फ़ोर्स किया जाता था, ठीक है? लैंड चाहे लो प्रोडक्टिविटी वाला हो, खराब हो, कैसा भी हो, अगर तुमने लैंड ले लिया रेंट पे, तुम्हें हाई लगान देना ही पड़ेगा, ठीक है? तो लैंड ओनर्स जो थे, वो सारा दिन इनको तंग करते थे और इनसे बहुत सारा लगान लेते थे। लेट्स से अगर ₹100 का लगान इकट्ठा किया, तो ये क्या करेगा, ₹80 अपने पास रखेगा, ₹20 आगे दे देगा ब्रिटिशर्स को। तो ये ब्रिटिशर्स ने पूरा सिस्टम बिल्ड कर लिया था, जिस सिस्टम का नाम क्या था, लैंड सेटलमेंट या फिर ज़मींदारी सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर ब्रिटिशर्स ने ज़मींदार्स के थ्रू फार्मर्स को एक्सप्लॉइट किया। अब इस पूरे सिस्टम में एक्चुअल में जो ब्रिटिशर्स थे वो एन्जॉय कर रहे थे क्योंकि उनको लगान मिल रहा था बिना कुछ करे। जो ये लैंडलॉर्ड थे मोटे, ठीक है? ये भी एन्जॉय कर रहे थे क्योंकि इनको तो और भी ज़्यादा लगान मिल रहा था, तो ये भी खुश थे। और ये जो गरीब फार्मर थे बेचारे, ये पिस रहे थे, ये एक्सप्लॉइट होते जा रहे थे। इस पूरे सिस्टम में क्या हुआ? एक्चुअल में फार्म किसका? लैंड किसका? इसका। लैंड किसका? इसका, ठीक है? अब देखो बेटा ये जो लैंड है, ये जो लैंड है, ये बेचारा लैंड भी तो बहुत कुछ तुमसे माँगेगा ना, ये लैंड बोलेगा मुझे रेगुलर फर्टिलाइज़र दो, केमिकल दो, पेस्टिसाइड्स दो, इरिगेशन दो, मुझे कुछ टाइम खाली भी छोड़ो, ताकि मैं अपने सारी यू नो मिनरल्स और सब कुछ जो है रीजनरेट कर सकूँ। कुछ टाइम लैंड को खाली भी छोड़ो, लैंड पे क्रॉप रोटेशन भी करो, अलग-अलग तरीके की क्रॉप्स उगाई जाएँ। मेरे साथ भाई लैंड के साथ तो ज़बरदस्ती तुम नहीं कर सकते ना। मानो तुमने इंसान से ज़बरदस्ती की, उसको मार के काम करवा लिया। लैंड तो ऐसा नहीं करेगा ना। लैंड तो अगर खराब हो गया, है ना? प्लांट्स है, ट्रीज़ है, एनवायरनमेंट है, हवा-पानी अगर खराब हो गया तो हो गया, फिर वो तुम ठीक नहीं कर सकते। तो हो क्या रहा है ना, इस पूरे चक्कर में गरीब फार्मर तो जो पिस रहा है वो तो पिस रहा है, उसके साथ पिस रहा है हमारा लैंड, हमारी सॉइल। क्योंकि तुम लगातार फार्मिंग कर रहे हो, लगातार खेती-बाड़ी कर रहे हो ताकि लगान दे सको। लगातार उस पे कुछ ना कुछ उगाए जा रहे हो और उगा भी क्या रहे हो? जो ये ब्रिटिशर्स ने बोला है। फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो लैंड उस चीज़ के लिए सही है भी कि नहीं। तो इस सभी चीज़ों के चक्कर में जो लैंड था, जो सॉइल थी, वो बुरे तरीके से खराब हो गई, वो बुरे तरीके से खराब हो गई। ये इस पॉइंट को याद रखना। दूसरी चीज़, क्योंकि ब्रिटिशर्स को तो कोई लेना-देना नहीं है फार्मिंग से। एक्चुअल में इसको भी कोई लेना-देना नहीं है फार्मिंग से। इनको किससे लेना-देना है? लगान से, जो इनको मिल रहा था। फार्मिंग से लेना-देना किसको है? इसको है। और ये इतना गरीब है कि ये चाहकर भी लैंड में पैसा इन्वेस्ट कर ही नहीं सकता। चाहकर भी लैंड में फर्टिलाइज़र, केमिकल, पेस्टिसाइड, इरिगेशन इन पे पैसा इन्वेस्ट कर ही नहीं सकता। तो बेसिकली ये जो लैंड था, इसमें पैसा इन्वेस्ट कभी करा ही नहीं गया। ऐसा कभी इन्वेस्ट करा ही नहीं गया। तुम्हें भी पता है कोई बिज़नेस करना है, इन्वेस्ट करना पड़ता है पैसा, पर लैंड पे पैसा इन्वेस्ट करा ही नहीं गया क्योंकि जिसके पास पैसा था, उसको कोई लेना-देना नहीं है। वो तो आके देखते भी नहीं थे कि खेती-बाड़ी कैसी हो रही है, वो आते थे लगान लेके, चले जाते थे और जो बेचारा काम कर रहा था, उस पे पैसा ही नहीं था। तो इस सब के चक्कर में सबसे बुरा जो हुआ, फार्मर के साथ तो जो हुआ वो तो हुआ ही, पर लैंड, सॉइल तबाह हो गए, प्रोडक्टिविटी उनकी कम हो गई। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि बहुत लो प्रोडक्टिविटी हो गई थी हमारी, ठीक है? तो ये हमारा पूरे का पूरा क्या था ये हमारा पूरे का पूरा क्या था लैंड सेटलमेंट या फिर ज़मींदारी सिस्टम, ठीक है जी? आगे चलें और क्या-क्या इफ़ेक्ट हुए और मैंने इसको इम्पोर्टेंट मार्क किया है क्यों? बिकॉज़ आई एम टेलिंग यू फॉर श्योर आपके पेपर में एक क्वेश्चन 3 से 4 नंबर का आएगा ही आएगा एग्रीकल्चर में। वो क्वेश्चन या तो चैप्टर 1 में से आएगा, जो ये 2-3 पॉइंट हैं, या वो आएगा चैप्टर 2 के ग्रीन रेवोल्यूशन में से, या वो आएगा चैप्टर 3 के चैप्टर 3 में एक पॉइंट है क्रिटिकल अप्रेज़ल में है लास्ट में एक छोटा-सा पॉइंट है, बिल्कुल छोटा-सा पॉइंट है, ठीक है? मैं करवाऊँगी वो। इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा और अप टू 4 मार्क्स में आएगा, ठीक है? तो एग्रीकल्चर इज़ वेरी इंपोर्टेंट। अच्छा, अब सबसे पहला क्या है मतलब क्या-क्या इफ़ेक्ट हुए ब्रिटिश रूल के? सबसे पहला इफ़ेक्ट क्या था? ज़मींदारी सिस्टम। तो ज़मींदारी सिस्टम की वजह से जो फार्मर्स थे वो एक्सप्लॉइट हुए, ये तो हमने पढ़ लिया। दूसरा इफ़ेक्ट क्या हुआ? देखो ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया, प्रोडक्टिविटी लो लेवल हो गई थी। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी, फर्टिलाइज़र, इरिगेशन नहीं था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर पैसा था, पर लगा नहीं रहे। ज़मींदार्स के पास पैसा था, पर लगा नहीं रहे। फार्मर
बेचारा जो फार्मिंग कर रहा था, जिसको पैसा लगाना चाहिए, उसके पास पैसा ही नहीं है, तो पैसा लगाया ही नहीं, कोई टेक्नोलॉजी, फर्टिलाइज़र कुछ नहीं, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी हो गई थी, कोई इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहा था। ये हमारा अगला ही पॉइंट क्या है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं रहा था, देयर वाज़ अ स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा था एग्रीकल्चर में। अगला पॉइंट आया कमर्शियलाइज़ेशन ऑफ एग्रीकल्चर कि जो हमारा एग्रीकल्चर था, उसको कमर्शियलाइज़ कर दिया गया। कमर्शियलाइज़ का क्या मतलब है कि तुम ना रोटी, व्हीट, राइस, है ना? आटा, चावल ये सब नहीं उगा सकते। यू आर नॉट अलाउड, मैंने क्या बोला? यू आर नॉट अलाउड, आपको अलाउड ही नहीं है लीगल तरीके से कि आप आटा, चावल ये सब उगाओ। अगर आपने ये सब उगाया, तो आपको मतलब या तो पैसा नहीं मिलेगा, या तो आपको मारा-पीटा जाएगा, कुछ ना कुछ आपके साथ गलत होगा अगर आपने व्हीट या चावल ये सब उगाया। अच्छा जी, क्या उगाया जाए? वही उगा सकते हो जो ब्रिटिशर्स बोलेंगे। समझ रहे हो तुम कहानी? कि लोगों को ना ज़िंदा रहने के लिए आटा चाहिए, चावल चाहिए, है ना? रोटी चाहिए, तो वो कहते तुम उगा ही नहीं सकते, तुम फूड क्रॉप्स उगा ही नहीं सकते इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स, फूड क्रॉप उगा ही नहीं सकते क्योंकि अगर उगाओगे तो टैक्स देना पड़ेगा ज़्यादा या तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा या कुछ ना कुछ गलत होगा तुम्हारे साथ। अच्छा फिर उगाना क्या है? तुम्हें उगाने हैं कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स क्या होंगी? कैश क्रॉप्स होंगी वो चीज़ें जैसे कॉटन। क्यों भैया कॉटन क्यों उगाना है? क्योंकि कॉटन को रॉ मटेरियल की तरह लेके जाओगे ब्रिटिशर्स अपनी इंडस्ट्री में, उसको बाहर लेकर जाएँगे ब्रिटेन में, यूके में और वहाँ पे जाके उस रॉ मटेरियल से, उस कॉटन से अपना सामान बनाएँगे। तो ब्रिटिशर्स ने बोला कि तुम जो है कैश क्रॉप्स उगा सकते हो, खाना उगा ही नहीं सकते। अरे खाना उगेगा नहीं तो लोग खाएँगे कैसे? तो लोग खा नहीं पाते थे, फेमाइन्स होते थे, भूखमरी होती थी, लोग भूखमरी में मर जाते थे। और ब्रिटिशर्स को कोई लेना-देना नहीं था इस सब से, ठीक है जी? तो कैश क्रॉप्स नहीं उगा सकते थे तुम, कैश क्रॉप्स ही उगा सकते थे, फूड क्रॉप नहीं उगा सकते थे, जिस वजह से फ्रीक्वेंट फेमाइन्स होने लगे, ठीक है? अगला अगला मेरे पास आया है इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब एग्रीकल्चर के चारों पॉइंट्स हो गए, अब आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक सबसे बड़ी जो हमारी प्रॉब्लम थी, वो यही थी कि हमारे हैंडीक्राफ्ट बहुत अच्छे थे, जिसको तबाह कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। बहुत सिंपल बात है देखो, अगर इंडस्ट्री इंडिया में चलती इंडिया की इंडस्ट्री चलती तो हर कोई इंडिया से ही खरीदता, बाहर का सामान नहीं खरीदता। तो ब्रिटिशर्स चाहते थे इंडिया की इंडस्ट्री ना तबाह कर दो। जब इंडियन माल बिकेगा ही नहीं तो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स के सामान को खरीदने की ऑप्शन रह जाएगी। तो सारे भारतीय लोग सिर्फ और सिर्फ उनका सामान खरीदेंगे। व्हिच इज़ व्हाई इफ यू रिमेंबर तुमने पढ़ा होगा बचपन में कि गांधी जी ने बहुत बड़ी मूवमेंट इस पे निकाली थी। खादी मूवमेंट थी आई थिंक समथिंग लाइक दिस। बहुत बड़ी मूवमेंट निकाली थी कि हम जो है बाहर का सामान बॉयकॉट करेंगे, अपने देश का सामान ही खरीदेंगे, अपने देश का सामान ही यूज़ करेंगे, पहनेंगे, बनाएँगे। तो उन्होंने गांधी जी ने बहुत बड़ी मूवमेंट ये स्टार्ट की थी, ठीक है? अगर तुम्हें याद है क्या मूवमेंट थी, क्योंकि तुमने पढ़ा होगा, तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है? सो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंडिया को बिल्कुल ही तबाह कर दिया इंडस्ट्री को। कैसे तबाह किया? ऐसा तो नहीं है कि भैया एक दिन में सारी ताले लगा दिए इंडस्ट्री पे, क्या किया? धीरे-धीरे होगा ना, सीधा ताले लगा दिए तो लोग भी तो आके मारेंगे ना फिर। लोगों को धीरे-धीरे मैनिपुलेट किया, कैसे? उन्होंने बोला कि अगर तुम रॉ मटेरियल बनाते हो, अगर तुम रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हो और उस रॉ मटेरियल को ब्रिटेन को बेचते हो, तो तुम्हें उस पे कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। मतलब तुमने अगर जो है ₹100 का माल बाहर बेचा, तो तुम्हें उस पे कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। तो लोग तो सोचेंगे ना, अरे! ये तो बड़ी अच्छी ऑप्शन है, चलो रॉ मटेरियल बनाते हैं, कॉटन बनाते हैं, उगाते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। तो लोग जो है रॉ मटेरियल बनाने लग गए। लेकिन दूसरी चीज़ उन्होंने ये भी बोला कि अगर तुम फाइनल गुड्स मंगवाते हो ब्रिटेन से इंडिया में, तो भी तुम्हें उस पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर तुम कपड़े बाहर से मंगवाते हो इंडिया में, तो भी तुम्हें उस पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो लोगों ने फिर सोचा, अरे! ये तो बड़ी अच्छी बात है, हमें इतने सस्ते में बाहर से कपड़े मिल रहे हैं, तो चलो बाहर से कपड़े लेते हैं। लेकिन उन्होंने ये बोला कि अगर तुम हैंडीक्राफ्ट बनाते हो, उस हैंडीक्राफ्ट को अगर तुम बाहर एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो तुम्हें हमें बहुत भारी भरकम टैक्स देना पड़ेगा। मतलब तुम सोचो, तुम्हें सबसे पहले मैंने पढ़ाया था कि इंडिया कैसा था ब्रिटिश रूल से पहले, हमारे हैंडीक्राफ्ट दुनिया भर में फेमस थे और दुनिया भर में बहुत ज़्यादा अच्छा खासा एक्सपोर्ट हम करते थे। ब्रिटिशर्स ने बोला तुम कर ही नहीं सकते। अगर कुछ बेचना है, तो बेचो रॉ मटेरियल किसको? ब्रिटेन को। दुनिया में किसी और को अगर कुछ बेचा, तो हमें टैक्स दे दो बहुत भारी भरकम। अगर तुम्हें इतना भारी टैक्स देना पड़ेगा तो तुम सोचोगे यार लॉसेस हो रहे हैं, क्यों बनाऊँ फिर? तो वो इंडस्ट्रीज़ इस वजह से धीरे-धीरे बंद होती चली गई, ठीक है?
इसकी वजह से क्या हुआ, अब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बंद हुई, तो जो भी लोग हैंडीक्राफ्ट में काम कर रहे थे वो सारे अनएम्प्लॉयड हो गए, ठीक है ना? वो सारे लोग भी अब कहाँ शिफ्ट हो गए, एग्रीकल्चर में शिफ्ट हो गए थे। दूसरी चीज, चीप फिनिश गुड्स बाहर से इंपोर्ट होने लग गई थी। हो क्या रहा था ना कि ब्रिटिशर्स बाहर से बहुत सस्ते में सामान इंपोर्ट कर रहे थे, बहुत ही सस्ते में। क्यों? क्योंकि तुम्हें कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी तो नहीं देनी है ना, अगर ब्रिटेन से फिनिश गुड मंगवाओ, इंपोर्ट ड्यूटी तो नहीं देनी है, तो बहुत सस्ता माल बाहर से आ रहा था, तो लोगों को तो वही मिलेगा, लोग तो वही खरीदेंगे ना जो सस्ता मिल रहा है। तो ये सस्ता मिल रहा था, लोग ये खरीदने लगे, ब्रिटिशर्स की गुड्स खरीदने लगे। इसीलिए फिर गांधी जी ने वो मूवमेंट शुरू करी थी कि वो सस्ता है पर वो मत खरीदो, इंडिया का माल खरीदो, इंडिया में रहने दो, पैसा बाहर मत भेजो, है ना? तो इस वजह से भी हमारी इंडस्ट्रीज खराब हो गई। कैपिटल गुड इंडस्ट्री इंडिया में नहीं थी। देखो बेटा, अगर तुम्हें कुछ भी बनाना है, तुम्हें उसके लिए फैक्ट्री चाहिए, फैक्ट्री में बड़ी-बड़ी मशीनें चाहिए। वो जो मशीनें होती हैं, जो जहाँ पर वो मशीन्स बनती हैं, उनको बोला जाता है कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, ठीक है? जैसे कि जो भी मशीन्स हैं, जो भी टूल्स हैं, जो तुम्हें अपनी फैक्ट्री में चाहिए, वो मशीन्स और टूल्स, वो भी तो तुम्हें चाहिए होंगे ना। सोचो तुम्हें कपड़े बनाने हैं, कपड़े बनाने के लिए फैक्ट्री चाहिए, फैक्ट्री के अंदर मशीन चाहिए। अब तुम कपड़ा बनाने को भी तैयार हो, कपड़ा भी है तुम्हारे पास, फैक्ट्री भी है, मशीन ही नहीं है अगर, तो बिना मशीन के कपड़ा कैसे बनाओगे? बिना मशीन के कैसे बनाओगे? और वो जो मशीन्स थी, वो इंडिया में बनती नहीं थी, वो इंडिया में कोई बना ही नहीं रहा, इंडिया में मिल ही नहीं रही है, व्हिच इज़ व्हाई अगेन इंडिया में कोई कपड़े ही नहीं बना रहा, इंडिया में कोई कुछ प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा, बाहर से आता है सामान, उसको यूज़ कर लेता है, ठीक है? इंडस्ट्रियल सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी गिरता जा रहा था, बहुत कम हो गया था, बिकॉज़ ऑब्वियस बात है ना, जब इंडस्ट्री तबाह ही हो गई, इंडस्ट्री वाले अनएम्प्लॉयड लोग भी एग्रीकल्चर में चले गए, तो एग्रीकल्चर का जीडीपी बढ़ता रहा, जीडीपी कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्री का गिरता रहा। लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर सरकार बिल्कुल भी जो है इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही थी, बिल्कुल भी कुछ हेल्प नहीं कर रही थी। क्यों? बिकॉज़ सरकार किसकी? ब्रिटिशर्स की। क्या ब्रिटिशर एक पैसा भी इंडिया में लगाना चाहेंगे? नहीं। क्या ब्रिटिशर्स थोड़ी-सी भी हमारी हेल्प करना चाहेंगे? नहीं। इन्वेस्टमेंट करेंगे? नहीं। डेवलपमेंट करेंगे? नहीं। तो भैया जब पब्लिक सेक्टर सरकार कुछ कर ही नहीं रही, तो बेचारे गरीबों की मदद कौन करे? कोई नहीं। ठीक है? सो अगेन हमारी उस वजह से इंडस्ट्रीज़ तबाह हो गई थी। अगला, फॉरेन ट्रेड पे उन्होंने क्या इफ़ेक्ट डाला? सबसे पहला इफेक्ट जो उन्होंने डाला था वो तो वही सेम टू सेम है कि रॉ मटेरियल हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, फिनिश गुड हम इंपोर्ट कर रहे थे। इसी वजह से हम क्या बन गए थे, मैंने पहले भी बताया, फीडर इकोनॉमी, कि हम फीड कर रहे थे, ठीक है, ब्रिटेन की इकोनॉमी को। तो हम एक्सपोर्ट क्या कर रहे थे, हम एक्सपोर्ट कर रहे थे रॉ मटेरियल, जैसे कि रॉ सिल्क, रॉ कॉटन, रॉ वूल, शुगर, इंडिगो, जूट एटसेट्रा। और तुम देखो ये सारी की सारी क्या है, एग्रीकल्चर के थ्रू बनाई गई सारी की सारी कैश क्रॉप्स हैं। और हमने पढ़ा ना कि एग्रीकल्चर कमर्शियलाइज़ हो गया, कैश क्रॉप्स बनाने को बोला। ये सारी कैश क्रॉप्स है जो एग्रीकल्चर में हमने बनाई थी, ठीक है? तो हम ये सब कुछ एक्सपोर्ट करने लगे, इंपोर्ट क्या करने लगे, फिनिश गुड्स, जैसे कि इसी सिल्क और कॉटन से बना हुआ कपड़ा, वो हमारे देश में आने लगा, ठीक है? मेड फ्रॉम कॉटन, सिल्क, वूल, ठीक है? कैपिटल गुड्स जैसे कि मशीनरी वगैरह छोटी-मोटी, वो सब बाहर से हम इंपोर्ट करवाते थे, ठीक है? फिर उन्होंने मोनोपोली बनाई पूरी तरीके से हमारे ट्रेड पे। जैसा मैंने बोला कि अगर तुम ब्रिटेन के साथ ट्रेड करोगे, तो वो टैक्स फ्री है। पर ब्रिटेन के अलावा अगर दुनिया में किसी भी और देश के साथ तुम्हें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, तो उस पे बहुत हाई टैरिफ लग जाएगा, बहुत हाई टैक्स लग जाएगा। इसलिए तुम दुनिया के किसी और देश के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते, ठीक है? सो मोर देन 50% ऑफ इंडियन ट्रेड वाज विद ब्रिटेन ओनली। 50% से भी ज्यादा ट्रेड हमारा सिर्फ ब्रिटेन के साथ था। इतना डिपेंडेंस किसी भी देश पे नहीं होना चाहिए तुम्हारा। मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो भी हाईएस्ट वाला होता है आज की डेट में, वो होता है कि सबसे ज्यादा तुम लेट्स से यूएस के साथ कर रहे हो, तो वो कितना होगा टोटल का, 5%, 8%, 10%, 12%, दैट्स इट। कोई देश इतना डिपेंडेंसी एक देश पे नहीं बनाता, और अगर बनाता है तो मरता है, जैसे इंडिया के साथ हुआ, ठीक है? दूसरी चीज, सुएज कैनाल खोली गई 1869 में, ठीक है, जिसकी वजह से एक डायरेक्ट ट्रेड रूट बन गया इंडिया और ब्रिटेन के बीच में। 7200 किलोमीटर से हमारा रास्ता छोटा हो गया। सो उस टाइम पे, वैसे उस टाइम पे क्या, आज भी जितना भी हमारा इंटरनेशनल ट्रेड होता है, वो सारा होता है वाया शिप्स, ठीक है? भाई किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि तुम एरोप्लेन में सामान लेके जाओ, वो बहुत महंगा पड़ेगा। एरोप्लेन में कोई भी ट्रेड नहीं होता। जितना भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है, तुम जितना भी इंपोर्ट करवाते हो, जितना भी एक्सपोर्ट करते हो, ऑलमोस्ट सारे का सारा, ऑलमोस्ट सारा, नॉट ऑब्वियसली नॉट 100%, बट मेजरली सारा
शिप्स के थ्रू ही होता है, पानी के थ्रू ही होता है। अब पानी के थ्रू जब तुम्हें जाना होता है तो तुम्हारे अलग-अलग रास्ते हो सकते हैं, क्योंकि बीच रास्ते में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस हो सकती है, बीच रास्ते में रास्ता बंद हो सकता है, ठीक है? तो पहले क्या होता था, लेट्स से ये इंडिया है, ये ब्रिटेन है, तो ऐसे करके अफ्रीका, यहाँ पे अफ्रीका है, तो ऐसे करके पूरा घूम के जाना पड़ता था, क्योंकि यहाँ बीच वाला रास्ता बंद था। पर फिर 1869 में क्या हुआ, 1869 में क्या हुआ, ये डायरेक्ट रास्ता ओपन हो गया, तो फिर हम ऐसे डायरेक्टली ही जा सकते थे। ऐसे डायरेक्टली ही इंडिया से ब्रिटेन, ब्रिटेन से इंडिया आ जा सकते थे। कितना कम हो गया, 7200 किलोमीटर से हमारा जो रास्ता है वो कम हो गया। तो स्विस कैनाल ओपन होने के कारण भी हमारा ट्रेड विद द ब्रिटेन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। अगला मेरे पास क्या आता है, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। अगेन मैंने इसको इंपॉर्टेंट लिखा है बिकॉज इसका क्वेश्चन आता है कि इंडिया की वेल्थ कैसे ड्रेन हुई। अब तुम्हें ना ये बहुत जेनरिक आंसर लग रहा होगा कि हाँ हमारा पैसा तो लूट के गए ना, हमसे तो ये भी लूटा वो भी लूटा है ना, रॉ मटेरियल ले गए, ये बहुत जेनरिक आंसर तुम्हारे दिमाग में आएगा। पर वो इसका आंसर नहीं है, इसका एक बहुत ही स्पेसिफिक आंसर है, ठीक है? जो यहाँ पे हम पढ़ते हैं। सो प्लीज इसको रट्टा मार लो कि अगर आता है ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, अगर आता है, अगर स्पेसिफिकली ये वर्ड्स लिखे आते हैं, ये लाइन लिखी आती है, सो तुम्हें स्पेसिफिकली यही लिखना है, कोई जनरलाइज्ड आंसर नहीं लिखना कि हाँ ये भी खराब किया, हाँ एग्रीकल्चर भी खराब किया, हाँ नहीं, कोई जनरल आंसर नहीं, ये ही लिखना है। क्या वर्ड है, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। कैसे किया ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ? देखो हमारे देश में आज भी और पहले भी क्या होता था कि जब भी तुम एक्सपोर्ट करते हो, ठीक है, तो एक्सपोर्ट करने से पैसा तुम्हारे पास इनफ्लो होता है। अगर तुम इंपोर्ट करते हो तो पैसा तुम्हारा आउटफ्लो होता है। पढ़ते हो ना बैलेंस ऑफ पेमेंट में, पढ़ते हो ना फॉरेन एक्सचेंज में। तो जब भी लेट्स से अगर तुमने इंपोर्ट किया 80 रुपए का सामान, एक्सपोर्ट किया 100 रुपए का सामान, तो आउटफ्लो था 20 रुपए, 80 रुपए, इनफ्लो था 100 रुपए, तो तुम्हारा नेट कितना हुआ, नेट हुआ तुम्हारे पास एक्स्ट्रा 20 रुपए। यही बात हो गई। बाहर कितना भेजा, सॉरी, इंपोर्ट कितना किया, 80 रुपए का सामान, एक्सपोर्ट कितना किया, 100 रुपए, तो कमाया 100 रुपए, खर्चा 80 रुपए, तुम्हारा नेट बच गया 20 रुपए, है ना? यही बात है, ब्रिटिशर्स के टाइम पे यही हो रहा था, ब्रिटिशर्स के टाइम पे यही हो रहा था। देखो हम रॉ मटेरियल तो भर भर के भेज रहे थे, रॉ मटेरियल तो भर भर के भेज रहे थे, है ना, क्योंकि ब्रिटेन की इंडस्ट्री में जो सामान बनता है दुनिया भर के लिए बनता होगा, तो रॉ मटेरियल तो हम भर भर के भेजे जा रहे हैं, भेजे जा रहे हैं, भेजे जा रहे हैं ब्रिटेन को। और जो इंपोर्ट करवा रहे थे फिनिश गुड, वो इतनी थी नहीं यार, क्योंकि हमारे देश के लोग भी तो गरीब है ना, कितना ही सामान खरीदेंगे, तो इंपोर्ट कम था, एक्सपोर्ट ज्यादा था। सो टेक्निकली उस टाइम पे भी हमारा जो पैसा था वो नेट हमारे पास बचता था, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट सरप्लस। उस टाइम पे भी हमारे पास बहुत ज्यादा ह्यूज एक्सपोर्ट सरप्लस बचता था, क्योंकि हम एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा करते थे फिनिश गुड्स, सॉरी रॉ मटेरियल का, ठीक है। पर अब वो जो नेट पैसा हमारा बचा, ठीक है, अब लेट्स से चलो ठीक है यार, तुमने हमारे साथ सब कर लिया, हमारे से सब कर लिया, रॉ मटेरियल ले गए, फिनिश गुड दे गए, सब ठीक है। पर सब करने के बाद ये जो 20 रुपए बचे, ये तो अल्टीमेटली हमारे हैं, ये तो अल्टीमेटली हमारे मेहनत की कमाई है। पर ब्रिटिशर्स वो 20 रुपए भी खा जाते थे, वो मेहनत की कमाई भी हमारी खा जाते थे। क्यों? क्योंकि यार देखो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तो इनके थ्रू ही करोगे, डायरेक्टली अपनी जेब से तो नहीं करोगे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तो इनके थ्रू ही करोगे। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा आता था, जो एक्सपोर्ट सरप्लस हम आज किसके पास है, आज वो एक्सपोर्ट सरप्लस किसके पास है, आरबीआई के पास। और आरबीआई के थ्रू मतलब हमारे देशवासियों का ही वो पैसा है ना? लेकिन ब्रिटिशर्स क्या करते थे, वो पैसा अपने पास रखते थे, वो पैसा अपने पास रखते थे और उस पैसे को इस्तेमाल किया अपने ऑफिसेस खोलने के लिए। पूरे देश भर में अपने ऑफिस खोले हमारे ही पैसे से, ताकि वो पूरे देश को एक्सप्लॉइट करें। और अपनी जो वो लड़ाइयाँ करते थे, दुनिया भर के साथ लड़ते रहते थे, मरते रहते थे, तो पूरी दुनिया में जो भी लड़ाइयाँ करनी है हमारे पैसे से करते थे। तो ये उनका हाल था। तो इसी चीज को बोला गया ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, कि हमारा ह्यूज एक्सपोर्ट सरप्लस था, पर ब्रिटिशर्स ने उसको भी कहाँ यूज किया, दो जगह पे, एक अपने ऑफिस खोलने के लिए, दूसरा अपने वॉर को फंड करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको याद रखना। अगला मेरे पास आया, डेमोग्राफिक कंडीशंस क्या थी। डेमोग्राफिक का मतलब होता है हमारे जो इंसान है, जो लोग हैं, उनकी कंडीशन कैसी थी, हमारी पॉपुलेशन जो है उनकी कंडीशन कैसी थी। इसमें नंबर्स हैं, रटना ही पड़ेगा, कोई इसमें ज्यादा समझाने वाली चीज भी नहीं है, यू जस्ट हैव टू रोट लर्न दिस, ठीक है। डेमोग्राफिक मतलब हमारी जनता, लोगों की हालत कैसी थी। तो लोगों का बर्थ रेट बहुत हाई था, डेथ रेट भी बहुत हाई था, ठीक है। जितने भी बर्थ और डेथ हो रहे थे पर 1000 इन अ ईयर, उसको बर्थ या डेथ रेट बोला जाता है, कि एक साल में पर 1000 पर्सन इन एन ईयर, ठीक है। मतलब अगर 1000 लोग अभी जिंदा हैं और एक बंदा
और पैदा हुआ, तो 1 पर 1000 है। अगर 1000 लोगों पे 48 लोग और पैदा हो रहे थे 1 साल में, ठीक है? 48 पर 1000 पैदा हो रहे थे और 40 पर 1000 की डेथ हो जाती थी 1 साल में, कि 1000 में से 40 लोग मर जाते थे, 1000 में 48 और ऐड हो जाते थे। तो इफ यू सी जो हमारा बर्थ रेट है, डेथ रेट है, दोनों बहुत ही ज़्यादा हाई हैं। ना तो इतना बर्थ होना चाहिए, ना तो इतना डेथ रेट होना चाहिए, लेकिन दोनों ऑलमोस्ट इक्वल हैं। दोनों ऑलमोस्ट इक्वल हैं। आज की डेट में क्या है, बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है, डेथ रेट बहुत कम है। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। तो उस टाइम पे बर्थ एंड डेथ रेट दोनों ऑलमोस्ट इक्वल थे और दोनों बहुत हाई थे। तीसरी चीज़, लिटरेसी बहुत ही कम थी। अरे अगर पढ़ोगे लिखोगे तो आवाज़ उठाओगे ना उनके अगेंस्ट, तो वो पढ़ने ही नहीं देते थे। वो तुम्हें जान के अनपढ़ रखते थे ताकि तुम उनके अगेंस्ट आवाज़ ना उठा पाओ। ये आज भी सरकारें करती हैं, जान के गरीबों को गरीबी में रखती हैं ताकि वो गरीबों को पागल बना सकें, धर्म, जाति के नाम पे लड़वा सकें और ता जो लोग गरीब हैं, जो लोग अनपढ़ हैं, जिनको नॉलेज नहीं है, वो कभी अपनी आवाज़ नहीं उठाएगा क्योंकि उसको पता ही नहीं है। उसको नहीं समझ आता जीडीपी, उसको नहीं समझ आता कि फॉरेन ट्रेड कैसे करना है, दूसरे देशों के साथ कैसे व्यापार करना है, उसको एक्सप्लॉइट करना बहुत आसान है। तो आज भी ये सरकारें करती हैं, ब्रिटिशर्स ने भी किया। हमारा लिटरेसी रेट बहुत ही कम था, ओवरऑल 16% से भी हमारा कम का रेट था। अगर स्पेसिफिकली फीमेल्स में बात करें तो 7% से भी कम का लिटरेसी रेट था हमारे देश में, ठीक है? हेल्थ फैसिलिटी बहुत ही बुरी थी। एयर, वाटर बॉर्न डिजीजेज़ होती रहती थी क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल्स, सब कुछ बहुत बुरा था, बहुत ज़्यादा बुरा था। अब क्योंकि हॉस्पिटल इतने बुरे थे, इस वजह से जो बच्चे पैदा होते थे, ठीक है? जो बच्चे पैदा होते थे, अगर 1000 बच्चे पैदा हुए, तो 218 बच्चे मर जाते थे, 1 साल के अंदर-अंदर। देखो, डेथ बिफोर रीचिंग 1 ईयर ऑफ एज पर 1000 बर्थ इन एन ईयर। तो कहते हैं अगर 1 साल में 1000 बच्चे पैदा हुए हैं, तो हर 1000 बच्चों में से 218 बच्चे मर जाते थे 1 साल के अंदर-अंदर, जो कि मतलब इनसेनली हाई नंबर है, इनसेनली हाई। बहुत ज़्यादा हाई नंबर है ये कि 218 बच्चे 1 साल के अंदर मर जाते थे। क्यों मरते थे? ऑब्वियस सी बात है क्योंकि उनको हेल्थ केयर अच्छी नहीं मिली, फैसिलिटीज़ नहीं मिली, हॉस्पिटल नहीं मिला, हवा-पानी अच्छा नहीं मिला, रोटी नहीं मिली क्योंकि छोटे बच्चे को तो बहुत कुछ देना पड़ता है, उसपे बहुत पैसा लगता है छोटे बच्चे पे, ठीक है? दवाइयाँ लगती हैं, हॉस्पिटल्स लगते हैं, ठीक है? आईसीयूज़ लगते हैं, बहुत कुछ लगता है, तो वो सब नहीं था। तो 218 बच्चे मरते थे पर 1000, अब की देखें तो सिर्फ 27 बच्चे मरते हैं पर 1000। मतलब यू सी ऑलमोस्ट कितना 218 से सीधा 27 पे आ गया, 10% रह गया, 10 उसका 218 का, व्हिच इज़ अ वेरी बिग इम्प्रूवमेंट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम थी, पहले लोग 32 इयर्स में मर जाते थे, अब ऑलमोस्ट 70 इयर्स की एज तक लोग जीते हैं। अगेन क्यों? क्योंकि सब कुछ अब अच्छा है ना? हवा-पानी है, हॉस्पिटल्स हैं, दवाइयाँ हैं। मतलब अब ये भी होता है कि अगर इंसान बीमार भी है, तो चाहे वो पड़ा है, तो पड़ा भी रहता है 10-10 साल तक, हमारे जो दादा-दादी हैं, पड़े रहते हैं, ठीक है, कोई नहीं, दवाइयाँ चल रही हैं, खाना-पीना ठीक-ठाक मिल रहा है, हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं, पर ज़िंदा हैं, मर नहीं रहे। क्योंकि हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहो, हॉस्पिटल तुम्हें ज़िंदा रखेगा। पहले वो सब नहीं था। तो पहले जो है ऑन एन एवरेज 32 ईयर में लोग मर जाते थे, अब ऑलमोस्ट 70 ईयर्स तक लोग जीते हैं, व्हिच इज़ अगेन अ वेरी बिग इम्प्रूवमेंट, ठीक है? और गरीबी बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा थी। सो तुमने देख लिया ओवरऑल हमें क्या समझ आया डेमोग्राफिक्स में, हालत बहुत बुरी थी, ठीक है? हमारी हेल्थ की हालत बहुत बुरी थी, व्हिच इज़ व्हाई डेथ बहुत ज़्यादा थी, बर्थ बहुत ज़्यादा थी। नंबर 2, लिटरेसी बहुत ही ज़्यादा कम थी एंड नंबर 3, गरीबी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है? गरीबी की वजह से और पुअर हेल्थ की वजह से लोग बीमार होते थे, लोग मरते थे और लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम थी और बच्चे भी मरते थे, ठीक है? अगला, ऑक्यूपेशन पे क्या इफ़ेक्ट हुआ? ऑक्यूपेशन बहुत सिंपल था। मेजरली 70 टू 75% जो लोग थे वो एग्रीकल्चर में थे, स्पेशली ओडिशा, राजस्थान, पंजाब की अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट हर कोई वहाँ पे एग्रीकल्चर में था। आज भी पंजाब तो है जो ऑब्वियसली हमारा हाइली हाइली एग्रीकल्चर डिपेंडेंट स्टेट है, ठीक है? पंजाब में आज भी अगर आप देखोगे तो या तो एग्रीकल्चर है या फिर लोग वहाँ चले जाते हैं, कनाडा, अमेरिका, अमेरिका तो कम जा रहे हैं, कनाडा, न्यूज़ीलैंड, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, इन जगहों पे चले जाते हैं। पंजाब में सिर्फ़ एक सिटी है हमारी लुधियाना, जिसने स्पेसिफ़िकली बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करी, बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हुई। तो लुधियाना इज़ अ हब पूरे नॉर्थ इंडिया में इंडस्ट्रियलाइज़ेशन के लिए, स्पेशली कपड़ों के लिए बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं। अदरवाइज़ मेजरली अगर पंजाब की मैं बात करूँ तो वो हमारा एग्रीकल्चरल स्टेट है। मैं पंजाब से हूँ तो मुझे थोड़ा पता है। अ, चलो, तो 70 टू 75% लोग जो हैं प्राइमरी सेक्टर में यानी एग्रीकल्चर में थे।
सिर्फ 10% लोग सेकेंडरी सेक्टर में थे, 15 से 20% लोग सर्विस सेक्टर में थे, ठीक है? यहाँ पर हमारी स्टेट्स ये वाली थी, तुम देख सकते हो यहाँ पर हमारी स्टेट्स ये वाली थी, ऑलमोस्ट सिमिलर ही थी स्टेट्स, ठीक है? कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस मेजरली जो तुम्हें याद करना है वो ये कि 70 टू 75 यहाँ पे थे, 10 और 15 से 20 यहाँ पे थे, ठीक है? वो नंबर्स याद कर लेना बस। इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या इंप्रूवमेंट हुई? अब ऊपर-ऊपर से देखोगे तो बोला जाता है कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव कर दिया, ब्रिटिशर्स नहीं होते तो इंडियंस कुछ कर नहीं पाते। पर ब्रिटिशर्स ने इंफ्रा भी अगर इम्प्रूव किया, तो बहुत ही घटिया क्वालिटी का किया और सिर्फ इसलिए किया ताकि वो उनके खुद का फ़ायदा हो। वो एक पैसा भी हमारे फ़ायदे के लिए कभी उन्होंने खर्च नहीं किया। उन्होंने क्यों किया? उन्होंने सबसे पहले मैं बताती हूँ उन्होंने क्यों किया। उनको चाहिए था कि वो ब्रिटेन में रॉ मटेरियल भेज सकें। अब रॉ मटेरियल ऐसा नहीं है कि सिर्फ पंजाब में बनता है। पंजाब में भी बनता होगा, ऊपर कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हर जगह से कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल बनता है, बिकॉज़ इंडिया इज़ वेरी डाइवर्स, है ना? तो इंडिया में हर जगह कुछ ना कुछ अलग बनता है, कुछ ना कुछ अलग तुम्हें मिलता है। तो भैया जो तुम्हें रॉ मटेरियल चाहिए, एक जगह से तो नहीं लेके जा सकते ना, तुम्हें पूरा देश घूमना पड़ेगा ना, हर जगह से कुछ ना कुछ इकट्ठा करोगे ना। इसलिए उन्होंने हमारे क्या डेवलप करे रेलवेज़। रेलवेज़ क्या थी ऊपर से नीचे तक पूरे भारत में उन्होंने डेवलप करी ताकि ट्रेन चले, ट्रेन भर के पूरे देश में से रॉ मटेरियल इकट्ठा करके लेके आए। पहली ट्रेन हमारी चली थी बॉम्बे से थाने में, इस पर्टिकुलर डेट को चली थी। ज़्यादा ज़रूरी नहीं है याद करना, पर थोड़ा-सा अंदाज़ा तुम्हें होना चाहिए। उनको करनी थी अपनी मूवमेंट ऑफ आर्मी, उनको अपनी आर्मी भेजनी थी। क्यों? क्योंकि मान लो तुम कश्मीर में बैठे हो, नीचे कन्याकुमारी में उन्होंने पूरा प्लान बना लिया इंडियंस ने कि अब तो जाके ठोकेंगे, अब तो जाके मारेंगे सारे ब्रिटिशर्स को। तुम्हें पता कैसे चलेगा कि नीचे क्या चल रहा है? तुम्हें पता भी तो होना चाहिए ना कि पूरे देश में क्या चल रहा है, ताकि पूरे देश को दबा सको, पूरे देश को एक्सप्लॉइट कर सको। उसके लिए तुम्हें चाहिए आर्मी, आर्मी के लिए चाहिए तुम्हें उनकी मूवमेंट ताकि वो हर जगह पहुँच सके। जहाँ आर्मी पहुँचेगी ही नहीं, वहाँ कंट्रोल कैसे करेगी? तो आर्मी को पहुँचाने के लिए उनको चाहिए थी सड़कें। तो उन्होंने सड़कें बस ऐसी बनाई जिसपे आर्मी चल सके, आर्मी का आना-जाना हो सके वन्स इन अ व्हाइल। लोगों का क्या है? लोग तो उनका कोई लेना-देना नहीं है। तो उन्होंने इतनी घटिया सड़कें बनाई, जो बारिश पड़ते ही टूट जाती थी। ऑल वेदर रोड्स थी ही नहीं। बारिश पड़ते पड़ते ही सड़कें टूट जाती थी, ठीक है? फिर उनका ऑब्वियसली प्रॉफिट मोटिव था। प्रॉफिट मोटिव कैसे था कि उनको ऑब्वियसली जो भी ये चीज़ें चला रहे हैं, इन सब चीज़ों पे वो खर्चा लेते थे। इन सब चीज़ों पे वो टैक्सेस वसूल करते थे। इन सब चीज़ों पे आपसे बहुत हाई फीस लेते थे। क्या बोलूँ मैं? टिकट्स हाँ, आपसे बहुत महँगी टिकट लेते थे। अगर तुम्हें अपना टेलीग्राफ से पोस्ट भेजना है कोई, तो मतलब खत भेजना है अगर कोई, खत भेजना भी इतना महँगा था आम इंडियन के लिए कि वो खत नहीं भेज सकता था। ट्रेन में बैठना एक आम इंडियन के लिए इतना महँगा था कि वो ट्रेन में नहीं बैठ सकता था। सिर्फ ये जो ज़्यादा तो या तो अमीर लोग थे, वो बैठ जाते थे। अमीर लोग तो वैसे भी ब्रिटिशर्स के तलवे चाटते थे, ठीक है? और या फिर ब्रिटिशर्स खुद इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करते थे। तो ब्रिटिशर्स जो हैं, इंडियंस के लिए वो था ही नहीं और अगर कोई इंडियन यूज़ भी कर रहा है तो उनसे इतना हाई पैसा लेते थे कि ब्रिटिशर्स का खुद का प्रॉफिट होता था। ठीक है? इससे लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन रहता था। ऑब्वियसली तुम्हें चिट्ठी-पत्र से बताना तो पड़ेगा ना, नीचे ये चल रहा है, ऊपर क्या चल रहा है। देखो ज़रा कश्मीर में क्या चल रहा है, कन्याकुमारी में क्या चल रहा है, पंजाब में क्या चल रहा है, उड़ीसा में क्या चल रहा है, देखो ज़रा। तो उनको लॉ एंड ऑर्डर के लिए ये सब भी तो चाहिए, ठीक है? और फिर मिलिट्री कंट्रोल के लिए भी ये सब चाहिए, ठीक है? तो उन्होंने क्या किया, सड़कें बनाई, रेलवे बनाए, कम्युनिकेशन के लिए चिट्ठी-पत्र का सिस्टम बनाया और एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट बनाया, जो कि बहुत ही ज़्यादा अनइकोनॉमिकल था, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा इंडियंस के पैसों की बर्बादी हुई थी, बहुत महँगा था, बहुत ज़्यादा खर्चा करके बनाया था और सब करने के बाद उड़ीसा में एक कनाल बनाई थी, कोस्ट कैनाल, जो फेल हो गई थी। मतलब हमारे करोड़ों रुपए खर्च किए थे और वो बनाया था और वो प्रोजेक्ट फेल हो गया था। इतनी बुरी हालत थी ब्रिटिशर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर की। मतलब अपने ब्रिटेन में तो तुम ऐसी-ऐसी चीज़ें बनाते हो, है ना? कि जो 100-100 सालों तक चले और हमारी ऐसी बनाते थे कि बारिश पड़ते ही सड़क टूट जाती थी, ठीक है? बट चलो ये सब कुछ करने कराने के बाद कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस थे उनके। क्या थे पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन? ग्रोथ इन एरिया अंडर एग्रीकल्चर। एरिया अंडर एग्रीकल्चर ग्रो हुआ। अगेन मैंने इसे इंपॉर्टेंट लिखा है क्योंकि मैं बताती हूँ तुम्हें। अब ये चीज़ तुम याद रखना प्लीज़, जैसा मैंने तुम्हें बोला था कि ना एरिया खाली पड़ा रहता था, लैंड खाली था, है ना? कि किसी राजा-महाराजा का है, किसी का है, वो खाली पड़ा है। उसको वो कोई यूज़ नहीं कर रहा, कोई एग्रीकल्चर नहीं कर रहा। ब्रिटिशर्स ने क्या किया? वो लैंड अपने कंट्रोल के अंदर लिया और वो लैंड किसको दे दिया? वो लैंड दे दिया ज़मींदार को और बोला कि इस पे फार्मर से काम करवा और लगान इकट्ठा कर। सो टेक्निकली हो क्या रहा था? लैंड की प्रोडक्टिविटी तो बहुत कम हो गई थी क्योंकि लैंड में इन्वेस्टमेंट नहीं किया, लैंड में पैसा नहीं डाला, फर्टिलाइज़र कुछ नहीं डाला, तो लैंड की प्रोडक्टिविटी तो कम हुई, पर अब ज़्यादा लैंड पे काम हो रहा था। मतलब मतलब लेट्स से अगर मैं अच्छे से पढ़ाई करूँ,
अगर मैं अच्छे से पढ़ाई करूँ तो मैं 2 घंटे में लेट्स से 3 चैप्टर निपटा सकती हूँ। पर अगर मैं अच्छे से पढ़ाई ना करूँ, अगर मैं डे ड्रीमिंग करती रहूँ, सोचती रहूँ बैठ के, तो मैं 2 घंटे में सिर्फ़ 1 ही चैप्टर निपटा पाऊँगी, ठीक है ना? ये इसका तो क्या मतलब हुआ लो प्रोडक्टिविटी, जो कि लैंड की हो गई थी। लेकिन अगर मैं पढ़ने ही 6 घंटे लग जाऊँ, अगर मैं पढ़ने ही 6 घंटे लग जाऊँ, तो मैं ऑब्वियसली 4-5 चैप्टर निपटा ही दूँगी ना। ये हो रहा था, ये हो रहा था कि अगर तुम फुल प्रोडक्टिविटी के साथ 2 घंटे में 3 चैप्टर करोगे, तो 6 घंटे में 9 चैप्टर करोगे, पर तुम्हारी प्रोडक्टिविटी कम हो गई। लेकिन अब तुम काम ज़्यादा एरिया पे करने लग गए। एरिया अंडर एग्रीकल्चर बढ़ गया, पर एरिया, पर लैंड पीस जो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी थी वो कम हो गई क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं था, फर्टिलाइज़र, केमिकल नहीं था। आई होप ये तुम्हें समझ आया होगा, ठीक है? तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, प्रोडक्टिविटी तो कम हो गई थी, एब्सोल्यूट टर्म में प्रोडक्टिविटी तो कम हो गई थी, है ना? कि भैया जहाँ तुम पहले 2 घंटे में 3 चैप्टर करते थे, अब तो 2 घंटे में 1 ही चैप्टर कर रहे हो। सोचो अगर 2 घंटे में 3 चैप्टर कर रहे हो, तो 6 घंटे में तो 9 चैप्टर निपटा दोगे तुम। लेकिन प्रोडक्टिविटी तो कम हो गई, तो अब 6 घंटे बैठ के भी उतना नहीं कर पाते, कम कर पाते हो, ठीक है? 9 नहीं 4-5 चैप्टर निपटाते हो। लेकिन हाँ, हुआ क्या था, जो एग्रीगेट एरिया अंडर एग्रीकल्चर था, उसका एक्सपेंशन हो गया था। तो ये थोड़ा-सा अच्छी बात थी। थोड़ा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बेटर हो गया था, जैसे कि रेलवेज़, ठीक है? ब्रिटिशर्स ने बनाई थी रेलवेज़, ठीक है? एंड टू सम एक्सटेंट वो आज भी हम यू टू सम एक्सटेंट क्या, लार्जली जो ब्रिटिशर्स के टाइम की रेलवेज़ थी, वो आज भी इंडियंस हम यूज़ कर रहे हैं, आज भी हमारे इंडिया में वही चलती है। मतलब आई थिंक महाराष्ट्र में ये चीज़ बोली जाती है कि ब्रिटिशर्स ने जो रेलवेज़ बनाए थे, वो उन्होंने बनाए थे ऐसे कि घूम-घूम के, घूम-घूम के, घूम-घूम के हर जगह से रॉ मटेरियल पिक कर सके, रेलवे। ऐसा रेलवे बनाया था कि घूम-घूम के हर जगह से जो रॉ मटेरियल है वो पिक कर सके। अब आज की डेट में रॉ मटेरियल की ज़रूरत नहीं है, आज की डेट में वो ज़रूरत नहीं है, तो आज की डेट में हम क्या कर सकते हैं, इसको ट्रैक को सीधा बना सकते हैं कि एकदम सीधा रास्ता बना दो, है ना? रेलवेज़ का और लोगों का टाइम बचेगा। ऑब्वियसली जो डेली बेसिस पे पेट्रोल लग रहा है, वो भी बचेगा, है ना? और जो टाइम लग रहा है वो भी बचेगा। लेकिन आज भी वो सीधी करी नहीं गई है, आज भी वो रेलवे वैसा ही है। महाराष्ट्र की बात है पूरे की या शायद पता नहीं मुंबई की बात है, मतलब कहीं की तो है, महाराष्ट्र की ही है, ठीक है? तो वहाँ पर आज भी ऐसा होता है और कितना ही टाइम और कितना ही पैसा, तेल, सारा कुछ आज भी बर्बाद होता है। अगर तुम उस रेलवे को सीधा बना दो, सीधे ट्रैक्स बना दो, तो रोज़ की रोज़ लोगों का टाइम, पैसा सब कुछ बचेगा, ठीक है? पर वो आज भी हमने करा नहीं है। तो ब्रिटिशर के टाइम की रेलवे हम आज भी यूज़ करते हैं बिकॉज़ यू ऑल नो हमारी सरकार भी कोई बहुत बढ़िया है नहीं है, ठीक है? बस वो बात ये है कि है भारत की सरकार, है ना? पर वो भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, बट हाँ, चलो एनीवेज़ ब्रिटिशर से तो 100 टाइम्स बेटर है ना? एट लीस्ट अपने देश के लिए कर रहे हैं। अगला, चेक ऑन फेमाइन्स। फेमाइन्स पे चेक हो गया था रोड्स की मदद से। तो रोड्स क्या थी, हमारी ऑल वेदर तो नहीं थी, ठीक-ठाक थी रोड्स, पर जब भी फेमाइन्स होते थे, भूखमरी होती थी, तो लोगों को खाना पहुँचाने का काम करते थे रोड्स के थ्रू, वो भी अच्छी बात थी। बार्टर सिस्टम से मॉनेटरी सिस्टम शुरू हो गया था। पहले हम बार्टर करते थे, सामान के बदले में सामान। ब्रिटिशर्स ने भारत में रुपीज़, मनी, कॉइन्स, पैसा वो इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है? और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन्होंने ठीक-ठाक बनाया था। ब्रिटिशर्स के आने से पहले राजा-महाराजा का रूल था। क्या पता उनके अगर वो नहीं आते, क्या पता आज भी हमारा राजा-महाराजा का रूल चल रहा होता। क्या पता आज भी किंगडम्स होते, वही सब होता। ब्रिटिशर्स ने आके राजा-महाराजा वाला सिस्टम खत्म किया और जो एक नॉर्मल ये डेमोक्रेसी है, ऑफिस है, एग्ज़ीक्यूटिव, है ना? पार्लियामेंट और ये सब है, वो सब शुरू किया। आज भी बहुत सारे जो ऑफिसेज़ हैं, जिन ऑफिसेज़ में हमारी सरकार काम करती है, वो ऑफिसेज़ ब्रिटिशर्स के टाइम के बिल्ट हैं। देखो इट ऑल्सो मेक्स सेंस कि तुम उस ऑफिस को तोड़ो नहीं बिकॉज़ पैसा लगा है, टाइम लगा है, एफर्ट लगा है, क्यों तोड़ना है? क्यों पैसा बर्बाद करना है? बट स्टिल एक चीज़ हमने सीखी है बहुत अच्छे से कि हमने ब्रिटिशर्स से सीखा है कैसे इतने पूरे देश को, बड़े देश को हैंडल किया जाए। इनफैक्ट आज़ादी के बाद हमने ब्रिटिशर्स के एक किसी बहुत टॉप लेवल के बंदे को अपने पास रखा भी था कि प्लीज़ हेल्प अस कि हम अच्छे तरीके से अपना पूरा सिस्टम जो है सेट कर सके, ठीक है? तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हमने उनसे देखा था, ठीक है, कुछ एक हेल्प तो हो ही जाती है, ठीक है? सो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन तो हो गई। दिस इज़ नॉट पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, दिस वाज़ क्रिटिकल अप्रेज़ल, ठीक है? पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन तो हो गई, ये लास्ट टॉपिक है, वो क्या है? क्रिटिकल अप्रेज़ल। क्रिटिकल अप्रेज़ल क्या था? आप जल्दी से देख लो। 200 साल के लिए हमारी कॉलोनियल इकोनॉमी रही, कब से कब तक? 57 से लेके 47 तक।
1947 तक, ठीक है। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी थी। सेमी फ्यूडल का क्या मतलब है कि हमारी थोड़ी बहुत कैपिटलिस्ट भी थी और थोड़ी बहुत सोशलिस्ट भी थी, कि सरकार के हिसाब से भी काम चलता था, पर कुछ हद तक कैपिटलिस्ट भी थे क्योंकि हम रॉ मटेरियल वगैरह तो उगा रहे थे, थोड़ा बहुत तो कर रहे थे। स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, हमारा जो ग्रोथ रेट था 2% से भी कम का था। आज की डेट में हमारा कुछ 5, 6, 7% के अराउंड का ग्रोथ रेट रहता है। अगर मतलब डबल डिजिट तो किसी का भी नहीं होता, डबल डिजिट तो बहुत कम टाइम के लिए चाइना का था, बहुत कम टाइम के लिए आई थिंक इंडिया का भी था, बट मोस्टली सबका 5, 6, 7, 8% के अराउंड होता है, व्हिच इज़ वेरी गुड। पर उस टाइम पे हमारा 2% से भी कम का था ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस, जो कि हमारी स्टैग्नेंट ही थी एक तरीके से इकोनॉमी। व्हाट डू यू मीन व्हेन आई से ग्रोथ? इट मीन्स जीडीपी। ग्रोथ मतलब लैंड नहीं बढ़ रहा, जीडीपी नंबर्स जो बढ़ते हैं ना हर साल। अब बोलते हैं ना हम कितने इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई, इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई, तो वो जीडीपी की बात होती है। फिर थी बैकवर्ड इकोनॉमी, गरीबी और अनपढ़ता बहुत ही ज़्यादा थी। डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी थी, हमारे जो एसेट थे वो रिप्लेस नहीं करे गए थे। मतलब कि एसेट का क्या मतलब है, जो भी तुमने रेलवेज़ बनाई, रोड्स बनाई, बिल्डिंग्स बनाई, जो भी बनाया, ऑफ़िस बनाए, वो सारा कुछ कभी रिप्लेस हुआ नहीं, कभी रिपेयर हुआ नहीं। हर चीज़ 2, 4, 5 साल में रिपेयर माँगती है, रिप्लेसमेंट माँगती है, जो ब्रिटिशर्स ने कभी नहीं करी। तो वो जो एसेट ब्रिटिशर्स ने बिल्ड करे भी थे, वो बहुत ही ज़्यादा डेप्रिशिएटेड और बहुत ही ज़्यादा घटिया हालत के हो चुके थे। बाय द टाइम ब्रिटिशर्स लेफ्ट, 200 साल में एसेट बिल्ड करे भी थे, रिपेयर नहीं करे थे, रिप्लेस नहीं करे थे, तो घटिया हालत में थे। एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी, हमारी पार्टीशन हो चुकी थी पाकिस्तान के साथ। ब्रिटिशर्स आए एक देश में थे और गए 2 देशों से थे, ठीक है? अल्टीमेटली जो कि 3 हो गए, है ना? फिर बांग्लादेश भी अलग हो गया। तो ब्रिटिशर्स आए 1 में थे, गए 2 में, बँटवारा करवा के गए थे। हिंदू और मुस्लिम्स का रिलीजन के बेसिस पे इंडिया पाकिस्तान बनाकर गए थे। सो उसी को हमने बोला है कि ब्रिटिशर्स हमारी एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी बनाकर गए थे। यहाँ पर मेरा चैप्टर होता है समाप्त। कमेंट सेक्शन में डन लिखो कि क्या तुमने पूरा लेक्चर किया है, यहाँ तक सुना है कि नहीं सुना है, एंड हमने ओवरऑल इसमें क्या पढ़ा, ब्रिटिशर्स के आने से पहले क्या था, ब्रिटिशर्स क्यों आए थे, ब्रिटिशर्स के आने के बाद एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फॉरेन ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेमोग्राफिक्स, ऑक्यूपेशन, इन सब में उन्होंने क्या बिगाड़ा हमारे देश में, एंड अल्टीमेटली क्या एक क्रिटिकल अप्रेजल था, क्या कुछ एक पॉजिटिव चीज़ें करी, वो सब यहाँ पर हमने कवर कर लिया है। प्लीज़ इसको एक बार रिवाइज़ कर लेना, नोट्स से जाके इसको याद कर लेना, क्योंकि मैंने सिर्फ की पॉइंटर्स इसमें लिखे हैं, एंड एक बार रीडिंग ज़रूर करना बुक में से, क्योंकि मैंने पॉइंटर्स लिखे हैं, डिटेल नहीं लिखी है। तो रीडिंग एक बार कर लेना, समझ आ गया है अगर सब कुछ तो आसानी से रीडिंग हो जाएगी। इनफैक्ट तुम्हें रिविज़न हो जाएगी एक तरीके से जब तुम बुक रीड करोगे, ठीक है? तो तुम्हें दिख रहा है क्या करना है, सब्सक्राइब करके जाना है, ठीक है? हम दोनों को खुश कर देना भैया सब्सक्राइब करके। हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू, बाय-बाय।